Hello everyone, myself Archana Palandurkar. I am here to discuss with you the another topic of our syllabus. In 11th standard, we are started the first chapter, that is environment and sustainable development. In this chapter, this is an second topic, that is the components of environment. हम बचपन से ही पढ़े हैं कंपोनेंट्स, तो उसी में का ये एक्सट्रैक्ट है, ऐसा समझिए. तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में द फर्स्ट कंपोनेंट इज environment basically divided into four components. First one is the atmosphere, then second one is the hydrosphere, lithosphere and biosphere. ये हमको सबको पता है कि चार स्पीयर्स हैं. So first atmosphere is a very important factor. बाकी सारे जो है उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट एटमॉस्फेयर जो है उसको अच्छे से हम लेने वाले हैं. एटमॉस्फेयर, एटम एंड स्पीयर. एटमॉस्फेयर, द स्पीयर ऑफ एयर, हम उसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर. अगेन दिस एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑब्जेक्ट, एनी लिविंग थिंग, मीन्स प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. कैसे? क्योंकि वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर इनहेलेशन एंड द प्लांट्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दोज गैसेस comes from the atmosphere. So atmosphere is very important layer of our environment. The atmosphere is further divided into four main layers. First one is the troposphere, second one is stratosphere, third one is the ionosphere and fourth one is exosphere. So first layer is troposphere. Troposphere is the layer which starts from the earth surface to 12 kilometer. छोटी सी layer हम उसको बोलेंगे, but छोटी है, very important layer, because near about 80% of air is there in only ट्रोपोस्फियर. मीन्स मतलब अगर हम एयर किस चीज़ को बोलेंगे यहाँ पे, एयर विच कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड, विच कंटेन्स द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस का जो हम कंपोजिशन आज तक पढ़े हैं ना, वो इसको हम एयर कंपोजिशन बोलेंगे. तो टोटल 80% ऑफ एयर इज अवेलेबल इन ट्रोपोस्फियर ओनली. सो ट्रोपोस्फियर इज वेरीज टू 12 किलोमीटर ओनली. तो ये 12 किलोमीटर में हमारी 80% एयर है, बची हुई एयर फिर बाकी के परसेंटेज में जाएंगे. इन दैट्स वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल लेयर फॉर द सर्वाइवल एंड वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ. सो दिस इज एंड इम्पॉर्टेंट क्यों बोलेंगे? बिकॉज नो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन दिस एयर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल गैसेज इज हाई इन दिस एयर एंड दिस एयर इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ एवरी टाइप ऑफ एनिमल. सो ये रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, सारे चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट लेयर हम उसको बोलेंगे. तो ट्रोपोस्फियर जो है उसको बेसिकली हम जब एटमॉस्फेयर बोलते हैं तो बेसिक लेवल पे ट्रोपोस्फियर जो इसका कंट्रीब्यूशन हम बहुत ज़्यादा उसमें आता है. तो ट्रोपोस्फियर इज अगेन डिवाइडेड इनटू ट्रोपोपॉज. एक छोटा सा पॉज आएगा. ट्रोपोपॉज का मतलब होता है द लेयर विच सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर. दो लेयर को सेपरेट करने वाला जो बीच का पोर्शन होता है उसको पॉज बोलते हैं, ट्रोपोपॉज. तो ट्रोपोपॉज इज ओनली 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का होगा उसका वेरिएशन. द स्टैग्नेंट लेयर इज देयर एंड इन ट्रोपोस्फियर ऑल द रेन हम जो देखते हैं, क्लाउड एंड द स्नो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल इन द ट्रोपोस्फियर ओनली. वहीं पे सारी चीज़ें होती है जो हमको दिखता है, क्लाउड्स, इवन द एरोप्लेन्स जो है वो भी ट्रोपोस्फियर के लेयर से जाते हैं. तो ट्रोपोस्फियर इज वेरी एसेंशियल लेयर फॉर द सर्वाइवल और वेरी एसेंशियल लेयर इन द environment. After that troposphere, tropopause मैंने बताया आपको. Then next one is the stratosphere. In troposphere basically the temperature decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर बढ़ते जाएगा एंड टेम्परेचर varies, टेम्परेचर डिक्रीजेस. After every 160 मीटर द टेम्परेचर ड्रॉप बाय 10 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह से ये टेम्परेचर ड्रॉप होते जाता है इन ट्रोपोस्फियर. देन आफ्टर दैट द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर को हम बोलेंगे मिडल लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, एक बीच की लेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है. तो स्ट्रेटोस्फियर में देयर इज अ
temperature fluctuation. Up to certain level temperature drops, but after that the solar radiation absorb in stratosphere, and that's why the temperature increases in stratosphere. इसको isothermal zone भी बोलते हैं, isothermal zone of air. So isothermal zone का मतलब क्या है? It absorb the radiation, it absorb the solar heat. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, it absorb the solar heat और stratosphere का temperature बढ़ते जाएगा जैसे जैसे किलोमीटर वाइज ऊपर बढ़ते जाएंगे. So in this layer the cloud, snow, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी या निग्लिजिबल होगी. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक फैक्टर और होने वाला है, दैट इज द ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन लेयर मीन्स एक जो स्ट्रेटो पॉज है उसमें आपको ड्राई ओजोन मिलेगा, बट देयर इज नो ओजोन लेयर. ओजोन लेयर आपको पता होगी, सबको पता है, ओजोन लेयर इज द कवरिंग ब्लैंकेट ऑफ अवर अर्थ. हम उसको अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं या ब्लैंकेट बोल सकते हैं, जो अर्थ को कवर कर रहा है. कवर किस चीज से कर रहा है? विद द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन. अल्ट्रावायलेट रेज है या इंफ्रारेड रेज है, इनसे वो कवर करता है. बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, मैक्सिमम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, एंड इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ, इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. क्योंकि अगर सारे के सारे अल्ट्रावायलेट रेज या सारे के सारे यूवी रेज जो है अगर अर्थ पे आएंगे, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स में अकर इन द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. क्योंकि उतना ज़्यादा लाइट जो है वो सेंसिटिव स्किन जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उसमें डैमेजेस आएंगे. सो मेनी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है. तो ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द एटमॉस्फेयर. सो उसको ओजोन लेयर है, ओजोनोस्फीयर भी बोल सकते हैं. तो ओजोन, ड्राई ओजोन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स द ओजोन, O3 जिसको हम बोलते हैं. तो O3, दैट O3 अकर इट present predominantly in the stratosphere. But nowadays, due to some human activities, due to some unfavorable conditions, the ozone layer drops. मतलब उसमें थोड़ा सा ओजोन लेयर, मतलब कोई किसी ने ऐसे भर के ओजोन भर दिया ऐसा नहीं है. वो फ्लक्चुएटिंग एयर है, वहाँ पे ओजोन बहुत ज़्यादा है. तो कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कुछ हो रहा है ऐसी चीज़ें, CFC का अगर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो ओजोन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन. O3 जो है वो फिर से स्प्लिट होके O2 + O हो जाता है. ठीक है. सो वो O2 जो है दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो ये होता है वहाँ पे, ऐसे फट जाएगा या कुछ निकल जाएगा वहाँ से गैसेस, ऐसे नहीं होता है. सो वी शुड फोकस ऑन दोज प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द ओजोन लेयर डिप्लीटेड डे बाय डे, एंड वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम. क्योंकि आगे जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है अगर हमने अभी से उसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया. तो सो मेनी हम उसको बोलेंगे, हमारी तरफ से बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन वी आर डूइंग. नाउअडेज वी आर यूजिंग द रेफ्रिजरेटर विदाउट CFCs, नाउअडेज वी आर यूजिंग द ACs विदाउट CFCs. तो ये एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन वी आर स्टार्टेड. सो मेनी थिंग्स हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें. ग्लोबल वार्मिंग अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो ओजोनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्वेश्चन में आस्क ऑन ओजोनोस्फीयर, और यू कैन राइट एनी जर्नल ऑन द ओजोनोस्फीयर और ओजोन लेयर एंड इट्स importance, environmental significance, इस तरह का भी. After that the next one is आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर आयन स्फीयर, जहाँ पे आयन से वो आयन का स्फीयर, आयनोस्फीयर. सो आयनोस्फीयर इज़ वेरी यूजफुल लेयर फॉर अस. उसी की वजह से हम टेलीविजन एंड रेडियोज एंड मोबाइल रेडिएशन जो है, मोबाइल सेलफोन हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आयनोस्फीयर. सो आयनोस्फीयर इज यूजफुल फॉर दैट पर्पज ओनली, बट देयर इज ओनली 1% ऑफ एयर इन द आयनोस्फीयर, एंड टेम्परेचर is very high because it is close to the sun. So temperature is very high in ionosphere, and there is no other gaseous content in the ionosphere. ये अलग उसका फेज है. उसमें बहुत ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा 170 डिग्री से हर किलोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉट कंडीशन होने के चांसेस है आइनोस्फीयर में. After that ionosphere, the exosphere is, sometime exosphere is not discussed in the atmospheric concentration. और सारे स्पीयर डालते हैं, मेजोस्फीयर वगैरह होता है. तो जिस तरह वो इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. मतलब जैसे UG PG के बच्चों को पढ़ा रहे तो ज़्यादा डिटेल होता है. इन 11th स्टैंडर्ड देयर इज नो नीड टू डिस्कस मेजोस्फीयर एंड एवरीथिंग. सो एक्सोस्फीयर मीन्स एटमॉस्फेयर की बाहर की लेयर, हम उसको बोलते हैं एक्सो,
जो बाहर की है, या आउटर लेयर हम उसको बोल सकते हैं। एक्सोस्फीयर ओनली हाइड्रोजन हीलियम गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड टेम्परेचर इज वेरी लो, वहाँ पे टेम्परेचर फिर से आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे ड्रॉप अप एंड डाउन्स है सारे फेजेस में या सारे लेयर्स में। तो एक्सोस्फीयर में वहाँ पे निग्लिजिबल एयर हम बोल सकते हैं उसको, या 1% या उससे भी कम एयर जो है वो एक्सोस्फीयर में होते हैं। तो दोज आर द 4 बेसिक लेयर्स ऑफ योर एटमॉस्फेयर. After that, the role of atmosphere in climate change or role of atmosphere in environmental balance. अभी role of atmosphere हमको पता है अच्छे से. We are breathing in the atmosphere. We are surviving in the atmosphere. Sorry. And that's why atmosphere is very important factor to maintain the environmental balance. Because air is supplied by the environment, the climatic changes is supplied by the environment. जो seasonal changes जो होते हैं, that is with the help of atmosphere. मानसून आ रहे हैं, बारिश आ रही है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, ये सारी चीज़ें हम एटमॉस्फेयर की वजह से फील कर पाते हैं या उसको एंजॉय कर पाते हैं. तो एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द क्लाइमेटिक बैलेंस, एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द एनवायरमेंटल बैलेंस. एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन द cycles in the environment. आपको cycles पता होंगे, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, and those cycles are essential for the growth of plant. Those cycles are essential for the development of human being. तो ये एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है in the environmental balance. After that, second one is the lithosphere. We know very well कि lithosphere का क्या रोल है. Near about 71 to 75% of Earth is covered up with the water, and that is hydrosphere. That is hydrosphere. So hydrosphere ये भी same atmosphere जैसे काम करता है. It maintains the ocean, maintains the क्लाइमेटिक बैलेंस ऑफ द अर्थ. आप समझिए कि 71% या 75% तक पानी भरा हुआ है अर्थ में, तभी हम अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी बारिश आती है, तभी मानसून आते हैं, तभी सर्दियाँ होती है. तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस करने का काम जो है वो ओशन करता है, या वाटर इज डिवाइडेड इनटू ओशन वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर. सो ड्रिंकिंग वाटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन. एक ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. सरफेस वाटर मीन्स लेक जो है, जो दिखता है ऊपर से, लेक, देन द पॉन्ड्स एंड रिवर, ऑल दोज आर द सरफेस वाटर. एंड ग्राउंड वाटर जो अंदर से पानी निकालना पड़ता है, जैसा कुआं हो गया हमारा, तो वेल है या बोर वेल, दोज आर द ग्राउंड वाटर. सो ड्रिंकिंग वाटर एंड ओशन वाटर, ऐसे हम हाइड्रोस्फीयर को डिवाइड करेंगे. हाइड्रोस्फीयर इज वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. After that, lithosphere means sphere of soil, जहाँ पे सॉइल ही सॉइल हो, जो अपर कोटिंग ऑफ अर्थ, दैट इज लिथोस्फीयर. तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल. तो यहाँ पे लिथोस्फीयर हम इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलेंगे बिकॉज वी रिक्वायर्ड द बेस फॉर द टू स्टैंड अप, बेस टू सर्वाइव. तो हमको वो बेस दे रही है. साइड बाय साइड इट प्रोवाइड्स अस फूड विद द हेल्प ऑफ प्लांट. तो प्लांट के लिए तो बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है सॉइल. तो लिथोस्फीयर इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर में जहां लाइफ सर्वाइव होती है, दैट इज द बायोस्फीयर. एंड बायोस्फीयर इज नथिंग बट द स्फीयर ऑफ बायोलॉजी, स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल 3 स्फीयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत बार हम सोचेंगे कि ओशन में सॉइल की जरूरत नहीं है, ओशन में तो एक्वेटिक एनिमल्स ही है, बट दे ऑल्सो रिक्वायर्ड द लैंड. जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉल्टी वाटर में, ओशन में है, वो एनिमल्स डिफरेंट है. जो आपको ग्राउंड वाटर में मिलेंगे वो एनिमल्स डिफरेंट है. जो लिथोस्फीयर में आप देखिए, वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. अगर हम डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट इकोसिस्टम अलग हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग हो जाएगा. तो ये सब हम इकोसिस्टम में फिर से पढ़ने वाले हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Definitely I am going to try to give you your answer, and like it, comment it and share it, and please subscribe the channel, and thank you for watching.